हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे बिहार तथ्यसार के अंतर्गत हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें हम बिहार की राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। बिहार की राज्य व्यवस्था, ठीक है, ये पॉइंट और ये टॉपिक आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। बिहार से लगभग आपके क्वेश्चन अगर जो देखा जाए बीपीएससी में, तो बीपीएससी में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन तक बिहार स्पेशल से पूछे जाते हैं। और उस बिहार स्पेशल में इतिहास के बाद यदि सबसे ज्यादा वेटेज किसी का होता है तो राज्य व्यवस्था का होता है। ठीक है, तो उसी राज्य व्यवस्था को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। बिहार तथ्यसार की किताब यदि आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, उस किताब को आप सामने खोल के और इस वीडियो को रिवीजन के तौर पे लीजिए। वरना अगर आपके पास किताब नहीं है तो भी आप किताब को पीडीएफ के फॉर्मेट में हमारे वेबसाइट से जाके ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, या किताब मार्केट से आप ले लीजिए। ये किताब उसी को हम लोग यहाँ पे डिकोड कर रहे हैं, बिहार की राज्य व्यवस्था को। ठीक है, तो बिहार की राज्य व्यवस्था, आइए चर्चा करते हैं। बिहार की राज्य व्यवस्था से संबंधित जितने महत्वपूर्ण पॉइंट है उन सबको हम लोग यहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं। तो बिहार विधायिका का इतिहास जानते हैं। बिहार यानी कि सभ्यता, ज्ञान और शक्ति के केंद्र, जिसने अपनी समृद्ध राजनैतिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपरा से पूरे विश्व को अलौकिक किया है। वैशाली विश्व में गणतंत्र की जन्मस्थली रही। जो वैशाली है इसको पूरे विश्व में गणतंत्र की जन्मस्थली माना जाता है। ठीक, वज्जी संघ जैसे आप जानते हैं कहां पे, वैशाली में ही। तो वैशाली जो है, और वैशाली का मुख्यालय हाजीपुर। ठीक है, तो यहां जो वैशाली है, वैशाली विश्व में गणतंत्र की जन्मस्थली माना जाता है इसे, वैशाली को। आगे बात करें, यहां वज्जी संघ के नेतृत्व में प्रथम गणराज्य, ठीक है, प्रथम गणराज्य की स्थापना हुई थी। प्रथम गणराज्य की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई, आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो वज्जी संघ के नेतृत्व में जो प्रथम गणराज्य था पूरे भारत में, वो कहां स्थापित हुआ था, वो यहीं पे स्थापित हुआ था। तो ये पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करें, प्राचीन काल में मगध, अंग, विदेह, वज्जी संघ, अंगुत्तराप और कौशिकी के रूप में चिन्हित साम्राज्य के तहत इस भूभाग को राजनैतिक एकता प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो ये भूभाग जो है इसको राजनैतिक एकता किसके अंतर्गत प्राप्त हुई, मगध, अंग, विदेह, वज्जी संघ, अंगुत्तराप और कौशिकी के मध्य चिन्हित जो साम्राज्य थे उन्हीं के द्वारा इस भूभाग को राजनैतिक एकता प्राप्त हुई थी। आगे बात करें, गंगा और सोन नदी के तट पर अवस्थित पाटलिपुत्र, ठीक है, उसके बारे में जान लेते हैं। पाटलिपुत्र पूछा जा चुका है, किस नदी, मतलब कहां पर अवस्थित है, तो गंगा और सोन नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक है, तो याद रखना, गंगा और सोन नदी के तट पर अवस्थित पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य का केंद्र बिंदु बना। कालखंड बदलता गया और बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का अंग बन गया। जो कालखंड, जब धीरे धीरे कालखंड बदला तो उसके बाद क्या हुआ, जो बिहार था वो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आ गया। ठीक है, बिहारवासी अपनी सक्रियता और कर्मठता के बल पर अलग पहचान बनाने रखने में सफल रहे। ठीक है, भले ही बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आ गया बिहार, लेकिन यहाँ के जो लोग थे उनकी सक्रियता और कर्मठता के दम पर यहाँ के लोग अपनी अलग पहचान बनाने में सफल रहे। ठीक है, आगे हम बात करें तो बिहार को बंगाल से अलग करने की मांग लगातार उठती रही। यहाँ के जो लोग थे वो लगातार बंगाल को, बिहार मतलब चाहते थे कि बिहार जो है वो बंगाल से अलग हो जाए। ठीक है, इसी संबंध में सबसे महत्वपूर्ण दिन 12 दिसंबर 1911 का था। इसी दिन क्या होता है, ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में बिहार एवं उड़ीसा, यानी कि वर्तमान ओडिशा, ठीक है, बिहार तत्कालीन उड़ीसा उसको कहा जाता था, अब क्या कहा जाता है, उड़ीसा को ओडिशा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, को मिलाकर बंगाल से पृथक कर एक अलग राज्य बनाने की घोषणा की और इसका मुख्यालय कहां पे निर्धारित किया, पटना निर्धारित किया। तो ये डेट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया है कि दिल्ली दरबार, जो बंगाल के विभाजन की घोषणा, जो बंगाल विभाजन था उड़ीसा और बिहार को लेकर, तो उसके विभाजन की घोषणा कब की गई थी, तो 12 दिसंबर 1911 को की गई थी। ठीक है, तो 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा दिल्ली दरबार में बिहार एवं उड़ीसा को मिलाकर बंगाल से पृथक एक अलग राज्य बनाने की घोषणा की गई और इसका मुख्यालय कहां बनाया जाएगा, तो पटना को मुख्यालय बनाया जाएगा, ऐसी घोषणा की गई। ठीक है, तो यहां पे हमने इतिहास के बारे में जान लिया, जो बिहार विधायिका का इतिहास है। अब आइए कुछ अन्य तथ्यों को भी चर्चा करते हैं इतिहास के अंतर्गत ही। 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग होकर बिहार और उड़ीसा एक संयुक्त प्रांत के रूप में अस्तित्व में आया और सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली, ठीक है, सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली इस राज्य के पहले उपराज्यपाल बने। तो ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और 64वीं बीपीएससी परीक्षा में ये पॉइंट पूछा भी जा चुका है कि
12 मार्च 1912 को बंगाल से अलग होकर बिहार और उड़ीसा संयुक्त प्रांत के रूप में अस्तित्व में आए। तो यही जो अस्तित्व में आए ना, डेट पूछा था उस टाइम पे, तो 22 मार्च 1912 को अस्तित्व में आया था बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग होकर। और पहले जो उपराज्यपाल थे वो कौन बने थे? चार्ल्स स्टुअर्ट बेली जो थे वो पहले उपराज्यपाल बने थे। ठीक है, आगे बात करें, इस नए राज्य को विधायी प्राधिकार के रूप में 43 सदस्यीय विधायी परिषद का गठन किया गया। ठीक है, इस राज्य के विधायी प्राधिकार के रूप में 43 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जिसमें 24 सदस्य निर्वाचित होते थे और 19 सदस्य जो होते थे उपराज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते थे। जो 43 सदस्य होते थे ना, इन 43 सदस्यों में 24 सदस्यों का तो निर्वाचन होता था, जबकि जो 19 सदस्य होते थे, इन 19 सदस्यों का मनोनयन किया जाता था। किसके द्वारा? उपराज्यपाल के द्वारा। और पहले उपराज्यपाल कौन थे? चार्ल्स स्टुअर्ट बेली पहले उपराज्यपाल थे। ठीक है, आगे बात करें, यही परिषद, ठीक है, यही परिषद सदस्यों की संख्या के बल में अनेक परिवर्तनों के बाद आज बिहार विधानसभा के रूप में विद्यमान है। ठीक है, इसी विधायी परिषद के प्रथम बैठक कब हुई थी? प्रथम बैठक 20 जनवरी 1913। ठीक है, जो विधानसभा की पहली बैठक कब हुई थी? यह डेट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। 66वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बिहार विधानसभा, ठीक है, कि पहली बैठक कब हुई? बांकीपुर पटना में हुई थी 20 जनवरी 1913 को। तो ये पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, इस वजह से याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको आपसे फिर से। आगे हम बात करें, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारत में नई शासन पद्धति की शुरुआत हुई। ठीक है, भारत में नई शासन पद्धति की शुरुआत होती है 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसके द्वारा। इसके अनुसार केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया? पॉइंट याद रखना, 1919 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, जिसे संघीय विधानसभा और राज्य परिषद नाम दिया गया। ठीक है, जो 2 सदनीय विधायिका था उसमें कैसे कैसे डिवीजन किया गया? एक को संघीय विधानसभा नाम दिया गया और दूसरे को राज्य परिषद नाम दिया गया। तो ये पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आगे बात करें, जो कालांतर में भारतीय संविधान लागू होने के बाद लोकसभा और राज्यसभा के रूप में परिवर्तित हुआ। जो संघीय विधानसभा था, ठीक है, संघीय विधानसभा, उसको लोकसभा के रूप में जाना गया और जो राज्य परिषद था उसको राज्यसभा के रूप में जाना गया जब भारत का संविधान लागू हुआ। तो भारत के संविधान लागू होने के बाद, और ये प्रावधान कहां से आया था? जो द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान था वो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत ही आया था। तो ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, इसी अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वितंत्रीय या द्वैध शासन व्यवस्था, ठीक है, डायरकी की शुरुआत की गई। जो 1919 का अधिनियम था उसी अधिनियम के द्वारा, ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? ये आपसे पीवाईक्यू में पूछा भी जा चुका है। तो याद रखना, जो 1919 का अधिनियम था, ठीक है, 1919 का भारत सरकार अधिनियम था, उसी के द्वारा प्रांतों में द्विसदनीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया था, यानी कि द्वितंत्रीय या द्वैध शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। आगे देखें, जिसके तहत प्रशासनिक विषयों को 2 श्रेणियों, आरक्षित श्रेणी और हस्तांतरित श्रेणी में बांटा गया था। जो 2 श्रेणियां था, 2 श्रेणियों में बांटा गया, आरक्षित श्रेणी और हस्तांतरित श्रेणी में बांटा गया था। आरक्षित विषयों का प्रशासन राज्यपाल, ठीक है, अपने कार्यकारी पार्षदों की सहायता से करता था, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन राज्यपाल जो था वो किसके द्वारा करता था? ठीक, प्रांतीय विधायी परिषद के माध्यम से करता था। तो ये पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो हस्तांतरित विषय होते थे उनका प्रशासन जो राज्यपाल होता था किसके द्वारा करता था? जो प्रांतीय विधायी परिषद के सदस्य हैं उनकी नियुक्ति मंत्रियों की सहायता से की जाती थी। ये पॉइंट भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, अब ये है बिहार विधानसभा परिषद। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि विधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? बांकीपुर पटना में हुई थी पहली बैठक 1913 में। आगे बात करें, यहां पे जान लेते हैं, बिहार और उड़ीसा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करते हुए उपराज्यपाल की जगह राज्यपाल की नियुक्ति की गई। ठीक है, लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा इस प्रांत के पहले गवर्नर नियुक्त किए गए। जो लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, ठीक है, ये पहले गवर्नर नियुक्त किए गए, पहले राज्यपाल। देखिए हुआ क्या कि जब दिल्ली दरबार लगा
और दिल्ली दरबार लगने के बाद में जब घोषित किया गया कि बंगाल बिहार, ठीक है, बंगाल को जब अलग किया जाएगा तो उसके बाद बिहार और उड़ीसा अलग प्रांत के रूप में निकल गया है और उनका मुख्यालय जो था उसको पटना बनाया गया। स्टुअर्ट बेली जो बने वो पहले उपराज्यपाल बने। लेकिन होता क्या है, 1920 में क्या होता है कि लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है, जो राज्यपाल का पद था, उपराज्यपाल का पद था, उसको खत्म करके राज्यपाल की नियुक्ति की गई। ठीक है, उपराज्यपाल की जगह राज्यपाल की नियुक्ति की गई और लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा इस प्रांत के पहले गवर्नर यानी कि पहले राज्यपाल बनाए गए। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है कि पहले राज्यपाल कौन, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। आगे बात करें, बिहार और उड़ीसा प्रांतीय परिषद में निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों की संख्या बढ़कर क्रमशः कितनी हो गई, 76 एवं 27। मतलब निर्वाचित कितने होंगे, जो बिहार और उड़ीसा का प्रांतीय परिषद था उसमें अब संख्या भी बढ़ा दी गई। ठीक है, संख्या कितनी, तो निर्वाचित होंगे 76 और मनोनीत कितने किए जाएंगे, 27। पहले क्या था 43 और 19 का फासला था। ठीक है, 19 मनोनीत किए जाते थे, अब क्या कर दिया गया, संख्या बढ़ा दी गई। निर्वाचित कितने होंगे, 76 होंगे और मनोनीत कितने होंगे, 27 होंगे। इस समय तक इस विधायी परिषद के लिए एक स्वतंत्र भवन और सचिवालय की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। फलस्वरूप, ठीक है, जब स्वतंत्र, इसके बाद क्या हुआ, स्वतंत्र भवन और सचिवालय की आवश्यकता महसूस की जाने लगी तो फलस्वरूप 1920 में एक नए भवन का निर्माण कराया गया। कब, 1920 में एक नए भवन का निर्माण कराया गया और परिषद का काम इसी भवन से होने लगा। जो परिषद का काम था, विधान परिषद का काम, वो इसी भवन से संचालित किया जाने लगा। तो ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है कि कब अस्तित्व में आया था जो नया भवन है। ठीक, 1920 में अस्तित्व में आया था। यही परिषद भवन आज बिहार विधानसभा का मुख्य भवन है। जो बिहार विधानसभा का मुख्य भवन है ये वास्तविक रूप से अस्तित्व में कब आया था, 1920 में आया था। ठीक है, इसी भवन में बिहार और उड़ीसा प्रांतीय परिषद की प्रथम बैठक 7 फरवरी 1921 को, जो बिहार और उड़ीसा का, ठीक है, प्रांतीय परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी, याद रखना 7 फरवरी 1921 में हुई थी। ये डेट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए बिहार है ना, उसको डेट से बड़ा प्रेम है। बिहार पीसीएस की परीक्षाओं में डेट बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना बिहार और उड़ीसा प्रांतीय परिषद की प्रथम बैठक कब हुई, 7 फरवरी 1921 को। ठीक है, सर वाल्टर मोरे की अध्यक्षता में संपन्न हुई। किसकी अध्यक्षता में, सर वाल्टर मोरे की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखें, देखिए इसे बिहार के प्रथम राज्यपाल लॉर्ड सत्येंद्र सिन्हा ने संबोधित किया। जो पहली बैठक हुई थी 7 फरवरी 1921 में वाल्टर मोरे की अध्यक्षता में, और इसको किसने संबोधित किया, तो जो बिहार के प्रथम राज्यपाल थे, नाम क्या था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, उनके द्वारा संबोधित किया गया। प्रांतों में नई शासन व्यवस्था लागू होने के कुछ ही दिनों के पश्चात प्रांतीय विधायी परिषद को अधिक अधिकार दिए जाने की मांग उठने लगी। इधर महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन भी जोर पकड़ रहा था। भारत में चल रहे आंदोलन के दबाव में ब्रिटिश हुकूमत द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन व्यवस्था कायम करने की घोषणा की गई। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखें, वर्ष 1930 से 1932 के बीच, कब, 1930 से 1932 के बीच में 3 गोलमेज सम्मेलन व पूना पैक्ट के परिप्रेक्ष्य में ब्रिटिश संसद द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया गया। ठीक है, भारत सरकार 1935 अधिनियम पारित किया गया। अब इसके अंतर्गत कुछ प्रावधान जो किए गए उनके बारे में भी आगे जानते हैं। इस अधिनियम के तहत, ठीक है, जो 1935 का अधिनियम था, 1935 के अधिनियम के तहत, ठीक, बिहार और उड़ीसा अलग अलग स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। जो बिहार और उड़ीसा था, पहले क्या था, बंगाल से बिहार और उड़ीसा को एक संयुक्त प्रांत के रूप में अलग किया गया 1912 में। ठीक है, उसके बाद मुख्यालय किसको बना दिया गया, पटना को मुख्यालय बना दिया गया। स्टुअर्ट बेली पहले उपराज्यपाल नियुक्त कर दिए गए। उसके बाद क्या होता है, उपराज्यपाल का जो पद है 1920 में खत्म किया जाता है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले राज्यपाल बनते हैं। फिर 1935 का जब अधिनियम आता है तो 1935 के अधिनियम के द्वारा क्या किया जाता है कि जो उड़ीसा और बिहार था, उड़ीसा और बिहार को भी पृथक किया जाता है। तो याद रखना, इसी अधिनियम के तहत बिहार और उड़ीसा अलग अलग स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। किस अधिनियम के द्वारा बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया, पूछ सकता है एग्जाम में, 1935 के अधिनियम के द्वारा अलग किया गया था। प्रांतीय स्वरूपता की भी शुरुआत इसी अधिनियम से हुई थी। ठीक है,
सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान के रूप में अस्तित्व में आए प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत इसी अधिनियम के साथ हुई। प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की। जो प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका होती है उसकी शुरुआत भी यहीं से की जाती है। ठीक है, 1935 के अधिनियम के द्वारा ही। इसके अनुसार बिहार में पूर्व से कार्यरत परिषद का नामकरण बिहार विधानसभा के रूप में किया गया। 1935 के अधिनियम के बाद ही जो पूर्व में कार्यरत जो परिषद थी, बिहार की जो परिषद थी, उसका नामकरण क्या कर दिया गया, बिहार विधानसभा के रूप में उसका नामकरण किया गया। ठीक है, और एवं एक अलग उच्च एवं समीक्षात्मक सदन के रूप में बिहार विधान परिषद का गठन किया गया। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 1935 के अधिनियम के द्वारा ही विधानसभा जो कहा जाता है वर्तमान में विधानसभा और विधान परिषद बिहार की, वो 1935 के अधिनियम के द्वारा ही मूल रूप से अस्तित्व में आई थी। इस प्रकार बिहार विधान परिषद अस्तित्व में आई। 30 सदस्यों वाली नई बिहार विधान परिषद की प्रथम बैठक राजीव रंजन प्रसाद की अध्यक्षता में 22 जुलाई 1936 को, ठीक है, किसकी अध्यक्षता में, याद रखना, 30 सदस्यों वाली नई बिहार विधान परिषद की प्रथम बैठक किसकी अध्यक्षता में, राजीव रंजन प्रसाद। नाम याद रखना, पूछ सकता है कि बिहार विधान परिषद की 1935 के अधिनियम के बाद 30 सदस्यीय नई बिहार विधान परिषद की प्रथम बैठक किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई, राजीव रंजन प्रसाद की अध्यक्षता में। कब हुई थी, 22 जुलाई 1936 को बिहार विधानसभा कक्ष में। ठीक है, बिहार विधानसभा के कक्ष के इतर, ठीक, आगे देखें, से के इतर उसी भवन में निर्मित एक नए सदन कक्ष में संपन्न हुई और विधानसभा के सदस्यों की संख्या 152 कर दी गई। ठीक, कितनी बढ़ा दी गई, 152 कर दी गई। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनके सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। तो ये कब पूछा गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, किसकी अध्यक्षता में हुई थी, ये पॉइंट 39वीं और 42वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे बात करें, इसी आधार पर जनवरी 1937 में बिहार विधानसभा के गठन हेतु चुनाव संपन्न हुए। 20 जुलाई 1937 को डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को, इन्हीं के नेतृत्व में विधिवत प्रथम सरकार गठित हुई। 20 जुलाई 1937, ये डेट याद रखना, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में प्रथम सरकार गठित हुई। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, प्रथम सरकार का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था, श्री कृष्ण के नेतृत्व में किया गया था और इनका उपनाम क्या था, बिहार केसरी के नाम से इनको जाना जाता था। बिहार केसरी किसका उपनाम था, श्री कृष्ण सिंह का उपनाम था। तो ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बात करें, 65वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे। आगे देखें, 22 जुलाई 1937 को, कब, 22 जुलाई 1937 को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त अधिवेशन हुआ। कब हुआ, पहला संयुक्त अधिवेशन कब हुआ, 22 जुलाई 1937 को। ठीक है, 23 जुलाई 1937 को श्री राम दयालु सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। राम दयालु सिंह, ठीक है, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। याद रखना, ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे देखें, वर्ष 1939 में, कब, वर्ष 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रांतीय उत्तरदायी सरकारों की सहमति लिए बगैर भारतीयों को युद्ध में झोंक दिया गया। इसी के विरोध स्वरूप 31 अक्टूबर 1939 को डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने इस्तीफा दे दिया और बिहार विधानसभा भंग कर दी। वर्ष 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात बिहार में पुनः विधानसभा चुनाव कराए गए। जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद पुनः विधानसभा चुनाव करवाए गए और इसके बाद 1946 में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में एक बार पुनः सरकार बनी। 25 अप्रैल 1946 को विंदेश्वरी प्रसाद वर्मा, ठीक है, विधानसभा के अध्यक्ष नियुक्त हुए। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद जब गठन किया गया सरकार का, तो किसके नेतृत्व में, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी और वहीं पर विधानसभा अध्यक्ष कौन बने, तो उनका नाम था विंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। ठीक है, आगे बात करें, वर्ष 1950, ठीक है, वर्ष 1950 में भारतीय संविधान के लागू हो जाने के पश्चात इसके प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 1952 एवं 1957 में क्रमशः पहले और दूसरे आम चुनाव संपन्न हुए। पहला आम चुनाव कब संपन्न हुआ था, 1952 में संपन्न हुआ था। दूसरा आम चुनाव कब संपन्न हुआ था, 1957 में संपन्न हुआ था। ठीक है, वर्ष 1952 के आम चुनाव में
330 सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ और एक सदस्य अलग से मनोनीत किया गया। जो पहला आम चुनाव था उसमें 330 सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ और एक सदस्य को मनोनीत किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की अनुशंसाओं के आधार पर बिहार की सीमाओं का पुनः परिवर्तन हुए। परिणाम स्वरूप बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 330 से घटकर 318 हो गई। ठीक है, पहले जो बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या 330 होती थी, जब राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली के नेतृत्व में 1956 में अनुशंसाएं प्रस्तुत करता है, उसके बाद क्या होता है, जो सीमाएं थी, सीमाओं में परिवर्तन हुआ और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो निर्वाचित सदस्य की संख्या थी वो बिहार में घट जाती है। घट के कितनी हो जाती है, 330 से घट के 318 हो गई और एक मनोनीत सदस्य के स्थान सुरक्षित रहा, अर्थात कुल सदस्यों की संख्या 319। ठीक है, 319 रही। ठीक है, तो यही पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा के उपरांत बिहार में कुल सदस्य संख्या कितनी हो गई। ठीक है, तो सदस्य संख्या विधानसभा में कितनी हो गई, 319। जो 319 में 318 तो निर्वाचित होते थे, ठीक है, और एक मनोनीत होता था। तो ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखें, सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। यह पॉइंट 65वीं यूपीएससी में पूछा जा चुका है। सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। ठीक है, सर्चलाइट पत्रिका के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इतिहास में सर ने पढ़ाया होगा। सच्चिदानंद सिन्हा जी को देख लीजिए, यही है सच्चिदानंद सिन्हा, इनको बिहार का निर्माता माना जाता है। आगे देखें, वर्ष 1977 में जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में, ठीक है, वर्ष 1977 में जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में बिहार विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या 318 से बढ़कर कितनी, 324 हो गई। जब 1977 में जनसंख्या बढ़ी, उसके बाद क्या होता है, निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ के कितनी, 318 से बढ़ के 324 हो गई और एक मनोनीत सदस्य पूर्ववत रहे। मनोनीत सदस्यों का जो प्रावधान था वो पूर्ववत वैसे ही रहा। इस प्रकार बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी, 324 तो निर्वाचित होंगे और एक मनोनीत किया जाएगा, तो 325 सदस्य कुल बिहार विधानसभा में होंगे। ऐसा प्रावधान हो गया 1977 में। आगे बात करें, वर्ष 2000 में, ठीक है, नवंबर 2000 में भारतीय संसद द्वारा बिहार पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया। बिहार पुनर्गठन विधेयक कब, नवंबर 2012 में, मतलब नवंबर सन 2000 में। ठीक है, नवंबर 2000 में आया। ठीक, नवंबर सन 2000 में बिहार पुनर्गठन विधेयक आया। इसके पश्चात बिहार से अलग होकर झारखंड एक पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। ठीक है, बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद की चीजें देखते हैं। इसके फलस्वरूप बिहार विधानसभा के लिए कुल 324 सदस्यों में से 81 सदस्य और एक मनोनीत सदस्य, अर्थात कुल 82 सदस्य दिनांक 15 नवंबर सन 2000 के बाद झारखंड विधानसभा के सदस्य हो गए। ठीक है, यानी कि जो 324 सदस्य थे, इनमें से 81 सदस्य जो थे, जो निर्वाचित होते थे, और एक मनोनीत सदस्य, वो किसका हिस्सा बन जाते हैं, 15 नवंबर 2000 को झारखंड विधानसभा के सदस्य हो जाते हैं। ठीक है, आगे बात करें, इस प्रकार बिहार विधानसभा में कुल 243 सदस्य ही शेष रह गए, जो अभी तक इसी स्वरूप में है। मतलब अभी वर्तमान स्वरूप जो है वो किस तरह है, 243 सदस्य हैं बिहार विधानसभा। बिहार विधानसभा में वर्तमान में टोटल स्ट्रेंथ अगर जो बात की जाए तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 243 है। ठीक है, सदस्यों की संख्या 243 है। ठीक है, आगे देखें, ठीक इसी प्रकार वर्ष 1937 में बिहार विधान परिषद की सदस्यों की संख्या 30 थी। ठीक है, संविधान लागू होने के बाद यह 72 कर दी गई। जब 1937 में बिहार विधान परिषद की संख्या कितनी थी, 30 थी। जब संविधान लागू हुआ तो उनकी संख्या बढ़ के कितनी हो गई, 72 हो गई। 1958 में यह संख्या बढ़ के 96 हो गई। कितना, 96 हो गई। लेकिन सन 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या घटकर 75 हो गई, जो अभी भी इसी स्वरूप में है। यानी कि वर्तमान में अगर हम बात करें तो विधानसभा, जो बिहार की विधानसभा है, बिहार की विधानसभा में टोटल सदस्य कितने हैं, 243 सदस्य हैं। वही विधान परिषद की बात करें, बिहार विधान परिषद, बिहार 2 सदनीय विधानसभा, मतलब 2 सदनीय विधान परिषद वहां पे है, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, विधायिका जो है 2 सदनीय है वहां पे। तो विधान परिषद में कितने सदस्य, 75 सदस्य हैं। ठीक है, अब विधान परिषद सदस्यों के निर्वाचन की रीति। ठीक है,
जो विधान परिषद के सदस्य हैं, टोटल 75 सदस्य, उनका निर्वाचन की रीति क्या है, उस निर्वाचन की रीति को देख लेते हैं। बिहार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से कितने सदस्य चुन के आते हैं? 27 सदस्य चुन के आते हैं। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र जो है वहां से कितने सदस्य चुन के आते हैं? 6 सदस्य चुनकर आते हैं। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से कितने सदस्य चुन के आते हैं? 6 सदस्य आते हैं। स्थानीय प्राधिकार से कितने सदस्य? 24 सदस्य। और मनोनीत कितने किए जाते हैं? तो मनोनीत 12 सदस्य किए जाते हैं राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, तो ये है बिहार विधानसभा के सदस्यों की निर्वाचन रीति। यहाँ पे आप देख लीजिए जो 75 सदस्य हैं उन 75 सदस्यों में किस प्रकार से लोग चुन के आते हैं, इसको यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, आगे हम बात करें, यहां पे एक नोट दे रखा है। नोट पे कहा गया है कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद यूनुस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मोहम्मद यूनुस ने वर्ष 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था। और ये 63वीं बीपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बिहार में वर्ष 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? यह क्वेश्चन पूछा था, याद रखना, मोहम्मद यूनुस के द्वारा किया गया था। आगे देखें, भोला पासवान शास्त्री, नाम पढ़िएगा, राबड़ी देवी और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला नोट में है कि बिहार के 1937 में गठित भारतीय जो प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल था, नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद यूनुस ने किया था। और बिहार के 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, जगन्नाथ मिश्रा, राबड़ी देवी और भोला पासवान शास्त्री। तो ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखें, अनुग्रह नारायण सिंह, ये जो फोटो लगा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, अनुग्रह नारायण सिंह के बारे में फोटो लगी हुई है। अब यहाँ पे उप मुख्यमंत्रियों की एक सूची दे रखी है। ठीक है, देख लेते हैं। बिहार विधानसभा में अब तक उप मुख्यमंत्री कौन कौन से रहे? तो डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह कब से कब तक थे? कार्यकाल देख लीजिए, 2 अप्रैल 1946 से 5 जुलाई 1957 तक ये उप मुख्यमंत्री रहे हैं। और अनुग्रह नारायण सिंह जो थे वो पहले उप मुख्यमंत्री थे बिहार के। आगे बात करें, कर्पूरी ठाकुर कब से कब तक? तो 5 मार्च 1967 से लेके 31 जनवरी 1968 तक उप मुख्यमंत्री रहे। सुशील मोदी के बारे में जान लेते हैं, 24 नवंबर 2005 से लेके 16 जून 2013 तक उप मुख्यमंत्री। वहीं पर तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं तो तेजस्वी यादव 22 नवंबर 2015 से 27 जुलाई 2017 तक। फिर उसके बाद सुशील मोदी फिर से उप मुख्यमंत्री बनते हैं 27 जुलाई 2017 से लेकर 16 नवंबर सन 2020 तक। फिर उसके बाद तारकिशोर प्रसाद एवं रेणु देवी, ठीक है, तारकिशोर प्रसाद एवं रेणु देवी उप मुख्यमंत्री बनते हैं 16 नवंबर 2020 से लेकर 9 अगस्त 2022 तक। फिर उसके उपरांत तेजस्वी यादव पुनः उप मुख्यमंत्री बनते हैं कब से कब तक? 10 अगस्त 2022 से लेकर जनवरी 2024 तक। अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद सत्ता परिवर्तन होता है और सम्राट चौधरी एवं विजय कुमार सिन्हा, ठीक है। अभी अगर वर्तमान में देखें तो बिहार के 2 उप मुख्यमंत्री हैं, कौन कौन? सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। सम्राट चौधरी तो वित्त मंत्री भी हैं वर्तमान में, ठीक है। तो याद रखना, वर्तमान में अगर पूछे कि वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। कब से? 28 जनवरी 2024 से लेकर अब तक ये बिहार के उप मुख्यमंत्री है। तो यहाँ पे बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं उनकी पूरी सूची दे रखी है, कौन कौन से लोग उप मुख्यमंत्री रहे हैं। तो नाम याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन बिहार के उप मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, 27 फरवरी 2023 की स्थिति के अनुसार बिहार में, ठीक, वर्तमान में बिहार विधानसभा में सदस्यों की स्थिति इस प्रकार है। राष्ट्रीय जनता दल से कितने सदस्य हैं? अभी विधानसभा में 77 सदस्य हैं, ठीक है। 77 सदस्य जो है वो किससे हैं? राष्ट्रीय जनता दल से हैं। आगे बात करें, भारतीय जनता पार्टी से कितने सदस्य हैं? बीजेपी से कितने सदस्य हैं? तो भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा में देखा जाए तो 78 सदस्य हैं। वहीं पर जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू से कितने सदस्य हैं? 44 सदस्य हैं, 44 सदस्य हैं। आगे बात करें, इंडियन नेशनल कांग्रेस से कितने सदस्य हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस से 19 सदस्य हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लिबरेशन से कितने सदस्य? 11 सदस्य। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर से 3 सदस्य। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट से कितने? 2 सदस्य हैं।
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से 2 सदस्य हैं, वहीं पर ऑल इंडिया मजलिस ए एतमाउद्दीन मुसलमीन यानी कि जो AIIM है ओवैसी की जो पार्टी है उससे कितने सदस्य हैं? 1 सदस्य। ठीक है, बिहार विधानसभा में है। निर्दलीय सदस्यों की बात कर लें तो 2 सदस्य निर्दलीय है। रिक्त संख्या कितनी है? 4। ठीक है, जो 4 संख्या है वो रिक्त है और वर्तमान में कुल संख्या अगर जो देख लें तो कितनी है? 243 है। ठीक है, 18 जुलाई 2024 की स्थिति के अनुसार। ठीक, 18 जुलाई 2024 की स्थिति के अनुसार ये डाटा है। आगे बात करें, अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं कि बिहार की राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, उन तथ्यों को देख लेते हैं। क्या तथ्य है? पहला तथ्य क्या कह रहा है? बिहार की विधायी परिषद की प्रथम बैठक कब हुई? मैंने आपको बताया था, जब स्टार्ट किया था तभी आपको बता दिया था कि बिहार की विधायी परिषद की प्रथम बैठक 20 जनवरी 1913 को कहां पे? पटना कॉलेज बांकीपुर में हुआ था। ठीक है, तो बांकीपुर पटना में पहला जो विधायी परिषद की बैठक हुई थी, कब हुई थी? डेट इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखना, ये पूछा जा चुका है आपसे बीपीएससी के एग्जाम में। तो 20 जनवरी 1913 में ये बैठक हुई थी, 20 जनवरी 1913 को। ठीक है, आगे देखें, बंगाल से पृथक होकर बिहार और उड़ीसा प्रांत के गठन की घोषणा। ठीक है, बंगाल से पृथक होकर बिहार और उड़ीसा प्रांत के गठन की घोषणा दिल्ली दरबार में की गई थी। कब की गई थी? 22 दिसंबर 1911 को। ये डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये डेट याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बात करें, अगला पॉइंट है बिहार और उड़ीसा। ठीक है, बिहार और उड़ीसा का गठन, बिहार एवं उड़ीसा का गठन कब किया गया? 22 मार्च 1912। ठीक है, 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से अलग कर गठन किया गया। बिहार के प्रथम उपराज्यपाल कौन? तो बिहार के प्रथम उपराज्यपाल, मैंने उपराज्यपाल के बारे में बताया, जब बंगाल से अलग किया गया बिहार और उड़ीसा को तो प्रथम उपराज्यपाल कौन बने? सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। क्या नाम था? सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। और उसके बाद क्या होता है, जब उपराज्यपाल का पद खत्म किया जाता है तो 1920-21 में पहले राज्यपाल कौन बनते हैं? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। आगे देखें, बिहार में वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 243 है वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की संख्या। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में बिहार विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा अगर जो बताया जाए तो मैंने आपको बताया था कि विधानसभा में कितने सदस्य? 318 तो निर्वाचित और प्लस 1, ठीक है, मनोनीत, तो टोटल कितने? 319 सदस्य। बिहार और उड़ीसा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? किसके द्वारा दिया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा बिहार और उड़ीसा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, और इसी के द्वारा जो राज्यपाल उपराज्यपाल का पद था वो खत्म करके राज्यपाल का पद सृजित किया गया था। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन? एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई बार पूछा गया है। तो बिहार के जो प्रथम राज्यपाल सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिहार के पहले राज्यपाल। आगे बात करें, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत कराए गए चुनाव के पश्चात बिहार के प्रथम प्रीमियर, ठीक है, जो 1935 का अधिनियम था उसके बाद जो चुनाव आयोजित किए गए और उन चुनावों के बाद जो बिहार के पहले प्रीमियर बने वो कौन बने? श्री कृष्ण सिंह बने। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह पहले प्रीमियर बने। आगे बात करें, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन? बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रामदयालु सिंह। क्या नाम था? रामदयालु सिंह बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, अब यहां पे सूची दी गई है। ठीक है, ये सूची आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। ठीक है, कब से कब तक। तो यहां पे बिहार के प्रीमियर एवं मुख्यमंत्रियों की सूची प्रदान की गई है। एक तरफ यहां पे नाम लिखा हुआ है और दूसरी तरफ हम नाम देखेंगे, दूसरी तरफ प्रीमियर रहे या सीएम, ठीक है, उनके बारे में लिखा हुआ है और उनका कार्यकाल लिखा हुआ है। तो पहला देखते हैं, श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह प्रीमियर पहली बार कब रहे? तो 20 जुलाई 1937 से 31/10/1939 तक। दूसरी बार प्रीमियर कब बनते हैं? तो 2/1/1946 से लेकर 31/1 यानी कि 31 जनवरी 1952 तक दूसरी बार ये प्रीमियर होते हैं। और ये 64वीं बीपीएससी की परीक्षा और 66वीं बीपीएससी की परीक्षा में ये दोनों पॉइंट पूछे जा चुके हैं श्री कृष्ण सिंह के बारे में कि श्री कृष्ण सिंह पहले प्रीमियर बनते हैं बिहार के। ठीक है, तो ये पॉइंट आपसे 66वीं बीपीएससी और 64वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। अब देखते हैं मुख्यमंत्री के रूप में। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री, ठीक है, कब से कब तक?
तो मुख्यमंत्री बनते हैं 29 अप्रैल 1952 से 31 जनवरी 1961 तक श्री कृष्ण सिंह बिहार के मुख्यमंत्री रहते हैं। ठीक, पहली बार जब चुनाव होते हैं, चुनाव होने के बाद में मुख्यमंत्री बनते हैं। आगे बात करें, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री यही रहे हैं। जो श्री कृष्ण सिंह है वो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन, श्री कृष्ण सिंह, और सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री भी यही रहे हैं। ठीक है, 1961 तक मुख्यमंत्री रहे। आगे देखिए, अगला नाम किनका है मुख्यमंत्रियों की सूची में? मुख्यमंत्रियों की सूची में अगला नाम है दीप नारायण सिंह। दीप नारायण सिंह मुख्यमंत्री कब से कब तक? 1 फरवरी 1961 से लेके 18 फरवरी 1961 तक, और ये कार्यवाहक थे। तो इस वजह से इनका नाम महत्वपूर्ण हो जाता है कि बिहार के पहले कार्यवाहक मुख्यमंत्री कौन? दीप नारायण सिंह। ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले कार्यवाहक मुख्यमंत्री थे कब से कब तक? 1 फरवरी 1961 से 18 फरवरी 1961 तक। ठीक है, अगला नाम देखें, श्री विनोदानंद झा। क्या नाम था? विनोदानंद झा। ये मुख्यमंत्री बनते हैं 18 फरवरी 1961 से लेके 2 अक्टूबर 1963 तक। कब से कब तक? 18/2/1961 से लेके 2/10/1963 तक विनोदानंद झा मुख्यमंत्री बनते हैं। अगला नाम किसका है? कृष्ण वल्लभ सहाय। ठीक है, कृष्ण वल्लभ सहाय, ये भी सीएम बनते हैं बिहार के। ठीक है, मुख्यमंत्री बनते हैं कब से कब तक? 2 अक्टूबर 1963 से लेकर 5 मार्च 1967 तक। ठीक है, उसके बाद देखें महामाया प्रसाद सिन्हा। महामाया प्रसाद सिन्हा के बारे में इंपॉर्टेंट ये है कि बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन? एग्जाम में पूछा जा चुका है, महामाया प्रसाद सिन्हा थे। कब से कब तक? तो 5 अप्रैल 1967 से लेके 28 जनवरी 1968 तक ये मुख्यमंत्री रहते हैं। उनके बाद देखें मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? सतीश प्रसाद सिंह। ठीक है, सतीश प्रसाद सिंह, इनके बारे में जान लेते हैं। सतीश प्रसाद सिंह जो है ये कब से कब तक मुख्यमंत्री रहते हैं? 28 जनवरी 1968 से लेके 1 फरवरी 1968 तक। अगला नाम है श्री विंदेश्वर प्रसाद, ये विंदेश्वर प्रसाद मंडल, विंदेश्वर प्रसाद मंडल ये भी मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके बाद देखें श्री भोला पासवान शास्त्री। देखिए कब से कब तक मुख्यमंत्री रहे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, उससे ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन कौन सीएम रहे हैं। ठीक है, तो भोला पासवान शास्त्री ये मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद अगर हम देखें, ठीक है, भोला पासवान शास्त्री के बाद में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये हो जाता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से कि 19 जून 1968 से 26 फरवरी 1969 तक कुल 244 दिनों तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया। राष्ट्रपति शासन बिहार में लगाया गया। भोला पासवान शास्त्री जब मुख्यमंत्री थे उनके उपरांत 29 जून 1968 से लेकर 26 फरवरी 1969 तक 244 दिनों का पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया बिहार में। ठीक है, आगे देखें श्री सरदार हरिहर सिंह ये मुख्यमंत्री बनते हैं और उनके बाद फिर भोला पासवान शास्त्री मुख्यमंत्री बनते हैं। अब भोला पासवान शास्त्री मुख्यमंत्री बनते हैं, उसके बाद फिर से राष्ट्रपति शासन लगता है। कब से कब तक? 6 जुलाई 1969 से लेकर 16 फरवरी 1970 तक कुल 255 दिनों का राष्ट्रपति शासन फिर से लगा। ठीक है, उसके बाद दारोगा प्रसाद राय मुख्यमंत्री बनते हैं। फिर कर्पूरी ठाकुर, ठीक है, इस बार का भारत रत्न इन्हीं को प्रदान किया गया, कर्पूरी ठाकुर को, इस वजह से नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। कब से कब तक मुख्यमंत्री रहे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनका कार्यकाल। ठीक है, ये उप मुख्यमंत्री भी रहे कर्पूरी ठाकुर, और मुख्यमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल कब से कब तक? तो 22 दिसंबर 1970 से लेकर 2 जून 1971 तक इनका मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल रहा पहला। ठीक है, उसके बाद फिर से भोला पासवान शास्त्री मुख्यमंत्री बनते हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर 70 दिनों का राष्ट्रपति शासन। जब देखिए यहाँ पे पता क्या चल रहा है कि जब भोला पासवान शास्त्री मुख्यमंत्री बने और उनके तुरंत बाद राष्ट्रपति शासन लगा है। तो कब लगा? तीसरी बार देखें 19 जनवरी 1972 से 9 जनवरी 1972 से 19 मार्च 1972 तक कुल 70 दिनों तक राष्ट्रपति शासन रहा। ठीक है, तीसरी बार राष्ट्रपति शासन। जैसे ही भोला प्रसाद शास्त्री का कार्यकाल स्टार्ट हुआ उसके बाद तुरंत लग गया राष्ट्रपति शासन। आगे देखें, अगला नाम है केदार पांडे का, मुख्यमंत्री बनते हैं और उनके बाद श्री अब्दुल गफूर मुख्यमंत्री बनते हैं। फिर जगन्नाथ मिश्र मुख्यमंत्री बनते हैं और जगन्नाथ मिश्र के मुख्यमंत्री बनने के बाद 30/4/1977 से 24/6/1977 तक कुल 54 दिनों तक राष्ट्रपति शासन लगा। चौथी बार राष्ट्रपति शासन यहाँ पे लग रहा है। ठीक है,
उसके बाद अगर हम बात करें, कर्पूरी ठाकुर पुनः सीएम बनते हैं, और कर्पूरी ठाकुर का जो दूसरा कार्यकाल है वो कब से कब तक रहा, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कर्पूरी ठाकुर का दूसरा कार्यकाल कब से कब तक, 24 जून 1977 से लेकर 21 अप्रैल 1979 तक इनका दूसरा कार्यकाल रहा। तो 2 कार्यकाल ये मुख्यमंत्री रहे। आगे देखें, श्री राम सुंदर दास मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, इनका कार्यकाल जो था, कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति शासन लगा 112 दिनों का। अब वो 112 दिनों का जो राष्ट्रपति शासन था वो कब से कब तक लगा, ये देख लेते हैं। 17 फरवरी 1980 से 8/6/1980 तक कुल 112 दिनों का राष्ट्रपति शासन यहाँ पे लगाया गया। फिर उसके बाद देखें अगले मुख्यमंत्री कौन बनते हैं, जगन्नाथ मिश्र मुख्यमंत्री बनते हैं। 1980 से 1983 तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते हैं। फिर चंद्रशेखर सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं 1983 से 1985 के बीच इनका कार्यकाल। विंदेश्वर दुबे मुख्यमंत्री बनते हैं 1985 से 1988 के बीच कार्यकाल। फिर श्री भागवत झा आजाद मुख्यमंत्री बनते हैं 1988 से 1989 इनका कार्यकाल। सत्येंद्र नारायण सिन्हा मुख्यमंत्री बनते हैं 1989 से 11 मार्च 1989 से 6 दिसंबर 1989 तक इनका कार्यकाल रहता है। पुनः जगन्नाथ मिश्र मुख्यमंत्री बनते हैं और 6 दिसंबर 1989 से 10 मार्च 1990 तक इनका कार्यकाल रहता है। फिर उसके बाद लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनते हैं। ठीक है, अब लालू प्रसाद यादव बिहार के 26वें मुख्यमंत्री हैं क्रम के अनुसार अगर देखें। ठीक है, इनका कार्यकाल कब होता है, पहला कार्यकाल 10 मार्च 1990 से प्रारंभ होता है और 28/3/1995 पे इनका कार्यकाल समाप्त होता है। और इनका कार्यकाल जो समाप्त होता है उसी के दौरान राष्ट्रपति शासन लगता है 28/3/1995 से 4/4/1995 तक। ठीक है, मतलब देखा जाए तो 6-7 दिनों का ये वो रहता है, राष्ट्रपति शासन यहाँ पे लगता है। फिर लालू प्रसाद यादव पुनः मुख्यमंत्री बनते हैं 4 अप्रैल 1995 से 25/7/1997 तक सीएम का कार्यभार ये संभालते हैं। फिर उसके बाद राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनती हैं और राबड़ी देवी बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं। ये पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जा चुका है। राबड़ी देवी 28वें क्रम के रूप में अगर जो देखा जाए तो 28वें क्रम की सीएम थी बिहार की, और ये बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। उसके बाद क्या होता है, राष्ट्रपति शासन फिर से लग जाता है बिहार में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि बिहार में राजनीतिक उठापटक के बीच में बार बार राष्ट्रपति शासन लग रहा है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन समाप्त होता है, फिर श्रीमती राबड़ी देवी पुनः मुख्यमंत्री बनती हैं और राबड़ी देवी के बाद क्रम के रूप में अगर जो देखा जाए तो 30वें क्रम में नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं सन 2000 में। कब, सन 2000 में। ठीक है, 7 दिनों का क्रम, मतलब 7 दिनों के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 मार्च 2000 से लेके 10 मार्च 2000। ठीक है, नीतीश कुमार बनते हैं पहली बार मुख्यमंत्री और ये बिहार के 30वें मुख्यमंत्री होते हैं। उसके बाद पुनः राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन जाती हैं 11 मार्च सन 2000 को और ये 6 मार्च 2005 तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करती हैं। उसके बाद क्या होता है, 262 दिनों का राष्ट्रपति शासन बिहार में पुनः लग जाता है। ठीक है, उसके बाद नीतीश कुमार पुनः मुख्यमंत्री बनते हैं। तो यहाँ पे मुख्यमंत्रियों का नाम जो है वो नाम आप देखते रहिए। ठीक है, नीतीश कुमार पुनः मुख्यमंत्री बने और उसके बाद फिर 33वें क्रम पे नीतीश कुमार पुनः, फिर जितिन राम मांझी मुख्यमंत्री बनते हैं 2014 से 2015 के लिए, और उसके बाद नीतीश कुमार पुनः मुख्यमंत्री बनते हैं 22 फरवरी 2015 को। और अभी तक वर्तमान में देखा जाए तो अभी तक, ठीक है, अभी तक यही है मुख्यमंत्री, और सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले व्यक्ति कौन, नीतीश कुमार है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है कि बिहार के किस मुख्यमंत्री ने सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तो नीतीश कुमार ने ली है। ठीक है, ये पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आगे देखें, अब यहाँ पे देख लेते हैं सूची, बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्षों की सूची। पहले विधानसभा के अध्यक्ष कौन, रामदयालु सिंह, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, पूछा भी जा चुका है रामदयालु सिंह। फिर दूसरे जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, विंदेश्वर प्रसाद वर्मा होते हैं। तीसरे अध्यक्ष कौन होते हैं, श्री लक्ष्मी नारायण सुधांशु। चौथे अध्यक्ष धनिक लाल मंडल। ठीक है, फिर उसके बाद 5वें अध्यक्ष कौन बनते हैं, राम नारायण मंडल। फिर 6ठे अध्यक्ष श्री हरिनाथ मिश्रा। 7वें त्रिपुरारी प्रसाद सिंह। फिर राधानंद झा 8वें अध्यक्ष बनते हैं। 9वें अध्यक्ष कौन, शिवचंद्र झा। 10वें अध्यक्ष मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान। 11वें अध्यक्ष श्री गुलाम सरवर। 12वें अध्यक्ष कौन, देव नारायण यादव। 13वें अध्यक्ष कौन, फिर उसके बाद में श्री सदानंद सिंह। 14वें अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं उदय नारायण चौधरी। 15वें अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी। फिर उसके बाद में अगर हम देखें तो 16वें अध्यक्ष के रूप में विजय कुमार सिन्हा। 17वें अध्यक्ष कौन, अवध बिहारी चौधरी। अवध बिहारी चौधरी का जो कार्यकाल होता है वो कब से कब तक,
26/8/2022 को प्रारंभ होता है, फरवरी 2024 को उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। क्यों? राजनीतिक उठापटक और उलटफेर के चलते। फिर उसके बाद 18वें विधानसभा के अध्यक्ष कौन बनते हैं? नंद किशोर यादव बनते हैं, जो फरवरी 2024 तक, ठीक है, फरवरी 2024 से लेके अब तक, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देख लिया, ठीक है। अब राज्यपाल और उपराज्यपाल के कार्यकाल के बारे में जान लेते हैं। बिहार के राज्यपाल और उपराज्यपाल के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे उपराज्यपाल बिहार और उड़ीसा यानी कि 1912 से लेकर 1920 तक का, ठीक। जब भारत बंगाल का जब विभाजन किया गया, बंगाल विभाजन के बाद बिहार और उड़ीसा अस्तित्व में आया, ठीक है, उस दौरान उपराज्यपाल बनाए गए। तो उपराज्यपालों के नाम के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन उपराज्यपाल बने। पहले उपराज्यपाल कौन थे? बिहार और उड़ीसा, जो बिहार उड़ीसा प्रांत बना उसके पहले उपराज्यपाल कौन? सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेले, ठीक है, चार्ल्स स्टुअर्ट बेले। कब से कब तक? 1 अप्रैल 1912 से इनका कार्यकाल प्रारंभ होता है। कब प्रारंभ होता है ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, और 19/11/1915 तक चलता है, ठीक है। अगला नाम है सर एडवर्ड अल्बर्ट गेट। तीसरे उपराज्यपाल कौन बनते हैं? तीसरे उपराज्यपाल बनते हैं सर एडवर्ड वेरे लेविंग। और चौथे उपराज्यपाल कौन? सर एडवर्ड अल्बर्ट गेट। ये चौथे उपराज्यपाल पुनः बनते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि 1920 में मैंने आपको बताया, जब भारत शासन अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 आता है, उसके बाद पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया जाता है उड़ीसा बिहार को। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो होते हैं, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जो है, वो पहले राज्यपाल बनते हैं, ठीक है। तो इनका कार्यकाल कब से कब तक था ये नाम याद रखना। 29 दिसंबर 1920 से इनका कार्यकाल प्रारंभ होता है और 30 नवंबर 1921 तक इनका कार्यकाल रहता है सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा का। ये पहले भारतीय राज्यपाल थे बिहार के, ठीक है, बिहार के पहले राज्यपाल और बिहार के पहले भारतीय राज्यपाल भी थे, ठीक है। आगे बात करें, अगला नाम किसका है? सर हेविलैंड ली मैसूरियर। फिर उसके बाद तीसरे राज्यपाल कौन बनते हैं? सर हेनरी व्हीलर। चौथा राज्यपाल कौन बनते हैं? सर ह्यूग मैकफर्सन। उसके बाद देखें सर हेनरी व्हीलर फिर से बनते हैं राज्यपाल। फिर उसके बाद सर ह्यूग लैंसडाउन स्टीफेंस राज्यपाल बनते हैं। सातवें राज्यपाल सर जेम्स डेविड सिम्पटन, ठीक है, सिम्पटन जो है वो सातवें राज्यपाल बनते हैं। उसके बाद अगला नाम किसका है? फिर से सर ह्यूग लैंसडाउन स्टीफेंसन फिर से राज्यपाल बनते हैं। 9वें राज्यपाल के रूप में फिर से देखें तो सर जेम्स डेविड सिफ्टन बनते हैं। फिर उसके बाद 10वें राज्यपाल पुनः, ठीक है, पुनः देखें तो सर ह्यूग लैंसडाउन स्टीफेंसन बनते हैं, मतलब वही बार बार पलट पलट के बन रहे हैं। फिर उसके बाद देखें जेम्स डेविड सिफ्टन फिर से बन जाते हैं। 12वें राज्यपाल देखें जॉन टार्लटन व्हिट्टी, और बाद में इनको सर की उपाधि प्रदान की गई थी। जब ये राज्यपाल थे तो इनको सर की उपाधि नहीं दी गई थी, तो इनका नाम सिर्फ यहाँ पे लिखा है बाद में सर, ठीक है। जॉन टार्लटन व्हिट्टी इनको राज्यपाल ये बने। फिर उसके बाद देखें जेम्स डेविड सिफ्टन जो है वो 13वें राज्यपाल बनते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बिहार के राज्यपाल देखो, बिहार उड़ीसा जब एक था, ठीक है, बिहार उड़ीसा जब एक था तो अंतिम राज्यपाल कौन थे? तो अंतिम राज्यपाल जेम्स डेविड सिफ्टन थे, जब बिहार उड़ीसा एक प्रांत था। उसके बाद क्या होता है, जब बिहार और उड़ीसा को अलग अलग कर दिया जाता है तो पहले राज्यपाल कौन बनते हैं? यही जो जेम्स डेविड सिफ्टन है ये बिहार के राज्यपाल बनते हैं। अभी तक क्या था, हम बिहार उड़ीसा के राज्यपाल की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे अब बिहार के राज्यपाल की बात करेंगे। तो बिहार के राज्यपाल 1936 से 1947 तक कौन कौन रहे उनका क्रम जान लेते हैं। जेम्स डेविड सिफ्टन जो थे वो बिहार के पहले राज्यपाल थे, ठीक है। अगला नाम देखें सर मोरिस गार्नियर हैलेट। तीसरे राज्यपाल कौन? थॉमस अलेक्जेंडर स्टीवर्ट। चौथे राज्यपाल सर मोरिस गार्नियर हैलेट। फिर उसके बाद सर थॉमस अलेक्जेंडर स्टीवर्ट। फिर थॉमस जॉर्ज रदरफोर्ड, ये छठे राज्यपाल बनते हैं। उसके बाद देखें श्रीमान रॉबर्ट फ्रांसिस मूडी, बाद में इनको सर की उपाधि दी गई, वही यहाँ पे लिखा हुआ ब्रैकेट में बाद में सर। फिर उसके बाद देखें सर थॉमस जॉर्ज रदरफोर्ड। और उसके बाद 9वें राज्यपाल कौन बनते हैं, ठीक है। तो आजादी के टाइम देखा जाए, अगर जो यहाँ पे देखें क्रम में, तो सर ह्यूग डो जो थे वो 13, ठीक है, 13 मई 1946 से लेके 14 अगस्त 1947 यानी कि आजादी के ठीक पहले तक मुख्यमंत्री मतलब राज्यपाल कौन थे? सर ह्यूग डो, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, बिहार के राज्यपाल की सूची स्वतंत्रता के पश्चात, देखो आजादी के एक दिन पहले तक सर ह्यूग डो जो थे वो राज्यपाल थे बिहार के।
उसके बाद बिहार के राज्यपालों की सूची स्वतंत्रता के पश्चात। अब स्वतंत्रता के पश्चात राज्यपालों की सूची हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले बिहार, स्वतंत्रता के बाद बिहार के राज्यपाल पहले कौन, 66वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है, श्री जयराम दास दौलत राम। ठीक है, जयराम दास दौलत राम बिहार के पहले राज्यपाल स्वतंत्रता के पश्चात। दूसरे राज्यपाल कौन, श्री माधव श्री हरे आड़े। ठीक है, तीसरे राज्यपाल कौन, श्री रंगनाथ रामचंद्र दिवाकर। चौथे राज्यपाल कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। पांचवें राज्यपाल कौन, श्री मदभूषी अनंतशयम आयंगर। ठीक है, जिनको आप शॉर्ट में MA आयंगर के नाम से जानते हैं, ये बिहार के 5वें राज्यपाल थे। अब ये राज्यपालों की सूची क्यों दी जा रही है, एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन बिहार के राज्यपाल नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये सूची आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला नाम देखें श्री नित्यानंद कानूनगो। फिर उसके बाद देखें सातवें राज्यपाल जस्टिस उज्जवल नारायण सिन्हा, ये कार्यवाहक के रूप में थे। अगर देखा जाए स्वतंत्रता के बाद पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन बने, तो जस्टिस उज्जवल नारायण सिन्हा। ये पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा कि आजादी के बाद बिहार के पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन, जस्टिस उज्जवल नारायण सिन्हा। ठीक है, और पहले राज्यपाल जयराम दास दौलत राम। ठीक है, अगला नाम देखें श्री देवकांत बरुआ बनते हैं 8वें राज्यपाल। 9वें राज्यपाल क्रम के अनुसार देखें तो श्री रामचंद्र धोंडिबा भंडारे, ये 9वें राज्यपाल बनते हैं। 10वें क्रम पे देखें जगन्नाथ कौशल, बिहार के 10वें राज्यपाल। उसके बाद पुनः कार्यवाहक के रूप में जो दूसरे, ठीक है, दूसरे कार्यवाहक कौन, जस्टिस कृष्ण वल्लभ नारायण सिंह दूसरे कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य करते हैं, कृष्ण वल्लभ। ठीक है, जस्टिस कृष्ण वल्लभ नारायण सिंह। अगला देखते हैं अगले राज्यपाल कौन, तो 12वें राज्यपाल बनते हैं जगन्नाथ कौशल। ठीक है, उसके बाद जो तीसरे कार्यवाहक राज्यपाल कौन, कृष्ण वल्लभ नारायण सिंह जो थे, ये 2 बार कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य कर चुके हैं। तो ये पॉइंट भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, 2 बार कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में किसने कार्य किया, कृष्ण वल्लभ नारायण ने कार्य किया। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में बन सकते हैं। अगला नाम देखें अखलाकुर रहमान किदवई, ये 14वें राज्यपाल बनते हैं बिहार में क्रम के अनुसार देखें। फिर उसके बाद P वेंकट सुबैया 15वें राज्यपाल क्रमानुसार। 16वें राज्यपाल क्रमानुसार कौन बनते हैं, इनका कार्यकाल देखिए, कार्यकाल कब से कब तक रहा, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके नाम है। ठीक है, फिर देखें श्री गोविंद नारायण सिंह 16वें क्रम में क्रमानुसार 16वें राज्यपाल बनते हैं। फिर क्रमानुसार जस्टिस दीपक कुमार सेन कार्यवाहक के रूप में कार्य करते हैं, और फिर श्री RD प्रधान भी कार्यवाहक के रूप में कार्य करते हैं। तो यहाँ पे जो कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं उनकी सूची जो मैंने आपको बताई, उन कार्यवाहक राज्यपालों का सूची आप याद रखिएगा, कौन कौन देख लीजिए एक बार पुनः। जस्टिस उज्जवल नारायण सिन्हा, ठीक है, पहले कार्यवाहक राज्यपाल। उसके बाद कृष्ण वल्लभ नारायण सिंह दूसरे कार्यवाहक। ठीक, तीसरे कार्यवाहक कौन, जस्टिस दीपक कुमार सेन और श्री RD प्रधान कार्यवाहक। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन बिहार के कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे हैं। तो जब आपको नाम याद होंगे ना कार्यवाहक राज्यपाल कौन कौन रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कौन नहीं रहे हैं। तो इस वजह से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आगे देखें 19वें क्रम में श्री जगन्नाथ पहाड़िया राज्यपाल बनते हैं। फिर जस्टिस GG सोहनी, ठीक है, जस्टिस GG सोहनी ये भी कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य करते हैं। तो ये नाम जो कार्यवाहक वाले हैं वो नाम आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद देखें मोहम्मद यूनुस सलीम 21वें क्रम में राज्यपाल बनते हैं। 22वें क्रम में BD सत्यनारायण रेड्डी। फिर उसके बाद मोहम्मद शफी कुरैशी, अखलाकुर रहमान किदवई, फिर सुंदर सिंह भंडारी और जस्टिस ब्रिजमोहन लाल, ये 26वें क्रम में कार्यवाहक राज्यपाल बनते हैं। तो यहाँ पे हमने लगभग 6 राज्यपाल अब तक देख लिए जो कार्यवाहक के रूप में कार्य किए। आगे देखें श्री सूरज भान, फिर उसके बाद में विनोद चंद्र पांडे और न्यायमूर्ति श्री M रमा जोइस, ये भी कार्य करते हैं राज्यपाल के रूप में। आगे देखें 30वें क्रम में देखें वेद प्रकाश महरवा, फिर उसके बाद में सरदार बूटा सिंह। 32वें नंबर पे देखें तो श्री गोपाल कृष्ण गांधी। उसके बाद देखें 33वें क्रम के अनुसार अगर हम बात करें तो श्री रामकृष्ण सूर्य भानजी गवई। फिर उसके बाद में RL भाटिया, देवानंद कुंवर, फिर DY पाटिल, केसरीनाथ त्रिपाठी 37वें राज्यपाल बनते हैं। रामनाथ कोविंद, ये नाम इंपॉर्टेंट है और कब से कब तक थे ये भी जाने रहिए। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति बने हैं और बिहार
ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि रामनाथ कोविंद निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल रह चुके थे? बिहार के राज्यपाल थे। भले ही इनका संबंध जो है वो उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से था, लेकिन रामनाथ कोविंद जो है ये बिहार के राज्यपाल रह चुके। कब से कब तक थे आप देख लीजिए यहाँ पे, 16 अगस्त 2015 से 31, ठीक है, 31 जून 2017 तक ये बिहार के राज्यपाल थे। ठीक है, उसके बाद कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य करते हैं केसरीनाथ त्रिपाठी, बिहार के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में। क्यों? क्योंकि रामनाथ कोविंद जो थे ये राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार तब तक घोषित किए जा चुके थे। उसके बाद क्या होता है, राष्ट्रपति बन जाते हैं, और फिर केसरीनाथ त्रिपाठी जो है, ठीक है, उस टाइम बंगाल के ये राज्यपाल थे, तो इनको कार्यवाहक राज्यपाल बना दिया जाता है बिहार का भी। उसके बाद सत्यपाल मलिक बनते हैं, ठीक है, सत्यपाल मलिक बनते हैं बिहार के राज्यपाल। फिर लालजी टंडन, ठीक है, फिर फागू चौहान, और वर्तमान में अगर जो देखा जाए तो बिहार के राज्यपाल कौन है और उनका क्रम कौन सा है, तो 43वें क्रम के अनुसार जो देखा जाए तो 43वां क्रम है। नाम क्या है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ठीक है, 17 फरवरी 2023 से अब तक यही राज्यपाल है। तो यहाँ पे हमने राज्यपालों की सूची देख ली। अब बिहार के मंत्रिमंडल के बारे में जान लेते हैं। बिहार का जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल से संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विभाग किस मंत्री के पास है। तो एक बार जान लेते हैं, इस पे भी एक बार नजर डालते हैं। तो नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री तो है ही है, साथ साथ इनके पास कौन कौन सा मंत्रालय है? सामान्य प्रशासन मंत्रालय है, इनके पास गृह मंत्रालय है, मंत्रिमंडलीय सचिवालय इन्हीं के अधीन कार्य करता है, निगरानी इन्हीं के अधीन, ठीक है, निर्वाचन इन्हीं के अधीन है। ठीक है, और ऐसे सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं किए गए हैं वो सब किसके अधीन है? वो सब नीतीश कुमार के अधीन है। ठीक है, और नीतीश कुमार बिहार के सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले सीएम है। सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? तो नीतीश कुमार ने ली है। अगला देखें, अगला नाम है सम्राट चौधरी का। ठीक है, सम्राट चौधरी, आपको मैंने बताया ये उप मुख्यमंत्री भी हैं, उप मुख्यमंत्री, ठीक है, ये उप मुख्यमंत्री भी हैं। और इसके साथ साथ में इनके पास कौन कौन सा मंत्रालय? वित्त मंत्री भी है। ठीक है, वित्त मंत्री भी हैं, वित्त मंत्रालय इनके पास है, वाणिज्य कर विभाग भी इनके पास है। आगे बात करें विजय कुमार सिन्हा, ठीक है, ये उप मुख्यमंत्री ये भी हैं। इनके पास कौन कौन से चीजें हैं? तो पथ निर्माण इनके अधीन, खनन एवं भूतत्व इनके अधीन है, कला संस्कृति तथा युवा मंत्रालय जो है वो विजय कुमार सिन्हा के अधीन है। तो यहाँ पे मंत्री और उनका जो मंत्रालय है, उन चीजों, मंत्रालय तथा विभाग, उसके बारे में बताया गया है। आगे देखें, विजय कुमार चौधरी जल संसाधन तथा संसदीय कार्य मंत्रालय विजय कुमार चौधरी के अधीन कार्य करता है। आगे देखें, मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ऊर्जा मंत्री हैं ये, और योजना तथा विकास मंत्री हैं। योजना तथा विकास मंत्री तथा ऊर्जा मंत्री कौन है? विजेंद्र प्रसाद यादव हैं बिहार के। ठीक है, आगे देखें डॉक्टर प्रेम कुमार, ठीक है, डॉक्टर प्रेम कुमार के पास कौन सा? सहकारिता मंत्रालय। ठीक है, सहकारिता मंत्रालय किसके पास है? डॉक्टर प्रेम कुमार के पास है। और सहकारिता मंत्रालय इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी पहली बार सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया। वहीं पर अगर हम देखें डॉक्टर प्रेम कुमार के बारे में, तो ये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भी हैं बिहार के। बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री का नाम महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक, प्रेम कुमार का नाम, तो याद रखिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आगे बात कर रहे हैं, अगला नाम देखते हैं किसका है? श्रवण कुमार का नाम। ठीक है, श्रवण कुमार कौन सा मंत्रालय है? ग्रामीण विकास मंत्रालय इनके पास है, श्रवण कुमार के पास। वही हम बात करें संतोष कुमार सुमन, ये नाम इंपॉर्टेंट है, संतोष कुमार सुमन के नाम सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है वहीं पर। ठीक, यहाँ पे प्रौद्योगिकी होगा, प्रौद्योगिकी लिखा है, प्रौद्योगिकी होगा। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय किसके पास? संतोष कुमार सुमन के पास है। वहीं पर लघु जल एवं संसाधन मंत्रालय, आपदा प्रबंधन किसके पास है? संतोष कुमार सुमन के अधीन है। ठीक है, आगे बात करें सुमित कुमार सिंह, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा किसके अधीन? सुमित कुमार सुमन के अधीन है। वहीं रेणु देवी की बात करें तो इनके पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन, ठीक है, पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन मंत्रालय जो है वो रेणु देवी के अधीन है। आगे बात करें मंगल पांडे, ठीक है, मंगल पांडे जो है ये स्वास्थ्य मंत्री तथा कृषि मंत्री हैं बिहार के। स्वास्थ्य मंत्री कौन? मंगल पांडे। कृषि मंत्री कौन? मंगल पांडे। ठीक है, तो विभाग और उनका जो मंत्रालय है वो देख लीजिए यहाँ पे। नीरज कुमार सिंह, ठीक है, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण इनके अधीन है। अशोक चौधरी के अधीन कौन सा है? ग्रामीण कार्य, ठीक है, ग्रामीण कार्य जो है वो अशोक चौधरी के अधीन कार्य करता है। श्रीमती लेसी सिंह
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय जो है बिहार का, वो श्रीमती लेसी सिंह के अधीन है। वहीं पर मदन सहवी समाज कल्याण, ठीक है, समाज कल्याण मंत्रालय जो है मदन सहवी के अधीन है। आगे बात करें, अब बिहार में राष्ट्रपति शासन देख लेते हैं, ठीक है। बिहार में राष्ट्रपति शासन के बारे में जान लेते हैं। पहली बार राष्ट्रपति शासन बिहार में कब लगा? तो जून 1968 से, कब? जून 1968 से फरवरी 1969, जून 1968 से लेकर फेब 1969 तक बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा है, ठीक है। और राष्ट्रपति शासन के बारे में मैंने आपको बताया था कि भोला प्रसाद शास्त्री जब जब सीएम बने, शुरुआत में आपने देखा 3-3 बार राष्ट्रपति शासन लग गया था। बिहार में कितनी बार अब तक राष्ट्रपति शासन लगा है, इसके बारे में भी जान लेते हैं, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। कितनी बार? 8 बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा है। वही हम बात करें, प्रथम राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल कौन थे? तो नित्यानंद कानूनगो, ठीक है। जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा तो नित्यानंद कानूनगो राज्यपाल थे। वहीं प्रथम राष्ट्रपति शासन के समय सीएम कौन? भोला पासवान शास्त्री। भोला पासवान शास्त्री, मैंने आपको बताया कि भोला पासवान शास्त्री 3 बार सीएम बने लगभग, और जब जब सीएम बने इनके कार्यकाल के बाद ही राष्ट्रपति शासन लग गया। तो पहली बार राष्ट्रपति शासन किस मुख्यमंत्री के समय में लगी थी? भोला पासवान शास्त्री। ये एग्जाम में पूछा भी गया है और याद रखिएगा। अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था बिहार में? तो वर्ष 2005 में लगा था, ठीक है, वर्ष 2005 में लगा था। सीएम कौन थी उस टाइम पे? राबड़ी देवी सीएम थी। और राज्यपाल कौन थे? तो बूटा सिंह राज्यपाल थे। तो ये याद रखिएगा, ये पॉइंट एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, ठीक है, भविष्य में। अब ये बात कर लेते हैं यहाँ पे बिहार पंचायती राज अधिनियम के बारे में। ये सबसे महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो बिहार का पंचायती राज अधिनियम है, कब लागू हुआ था? सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है कि जो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 है, ये कब लागू हुआ था? 8 अप्रैल 2006 को लागू हुआ था। उसके बाद देखें, इस अधिनियम के तहत बिहार में पहली बार पंचायत चुनाव मई-जून 2006 में हुए थे। पहली बार जो पंचायत चुनाव हुए थे वो कब हुए थे? वो मई-जून 2006 में आयोजित किया गया था, ठीक है। आगे बात करें, बिहार पंचायत अधिनियम के अनुसार बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली, बिहार में कितनी स्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू है? त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू है। उसमें सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषदें हैं, ठीक है। तो त्रिस्तरीय पंचायत है जिसमें सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत है, उसके ऊपर देखा जाए तो पंचायत समिति कार्य करती है, और फिर उसके बाद जिला स्तर पर देखा जाए तो जिला परिषदें कार्य करती है। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को मुखिया कहा जाता है। क्या? मुखिया कहा जाता है। पंचायत समिति के अध्यक्ष को प्रमुख कहा जाता है, ठीक है। वहीं पर जिला परिषद के अध्यक्ष को अध्यक्ष कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या कहा जाता है ये भी याद रखिए। और त्रिस्तरीय पंचायत है बिहार में, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। त्रिस्तरीय पंचायत के स्थानों या पदों में सभी कोटियों पर महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, ठीक है। जो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 है उसके तहत सभी कोटियों पर महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है पंचायतों में, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ग्राम पंचायत का चुनाव लड़े महिलाएं, ठीक है, या जो प्रखंड स्तर का चुनाव है या जिला स्तर का चुनाव है, जिला परिषदों का चुनाव है, तीनों स्तरों पर महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। आगे बात कर ले, पहले के अधिनियम में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया था। पहले क्या था? पहले के जो अधिनियम थे उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया था, लेकिन जो बिहार, ठीक है, पंचायती राज अधिनियम है उसके तहत 50% आरक्षण बिहार सरकार प्रदान करती है। अपने यहाँ की जो उनके यहाँ की महिलाएं हैं जो चुनाव लड़ती हैं उनको 50% आरक्षण दिया जाता है। नवीनतम अधिनियम में अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 20% आरक्षण दिया गया। जो नवीन अधिनियम है उसके अंतर्गत जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक, एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट है, ईबीएस है, उनको 20% आरक्षण प्रदान किया गया है। अन्य व्यवस्थाएं 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के समान ही, बाकी जो व्यवस्थाएं हैं वो सब कुछ 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है उसी के समान है। मई 2023 तक की स्थिति के अनुसार बिहार में 19 नगर निगम है। कौन कौन से नगर निगम है? पटना, बिहार शरीफ, आरा, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, छपरा, सीतामढ़ी, सहरसा, मोतिहारी, सासाराम, बेतिया, मधुबनी और समस्तीपुर, ठीक है। तो इतने नगर निगम वर्तमान में है। तो वर्तमान में एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ ले कि बिहार में कितने नगर निगम है? बिहार में वर्तमान में 19 नगर निगम है। और ये लिस्ट देख लीजिएगा, ये लिस्ट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार मैं फिर से देख लेता हूं लिस्ट।
पटना, बिहार शरीफ, आरा, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, छपरा, सीतामढ़ी, सहरसा, मोतिहारी, सासाराम, बेतिया, मधुबनी और समस्तीपुर। तो बिहार में टोटल कितने नगर निगम है? 19 नगर निगम है। ठीक है, अब इसी के साथ हमारा जो वीडियो है बिहार राज्य व्यवस्था से संबंधित, उसको हमने कंप्लीट कर लिया। लगभग 1 घंटे के करीब का ये वीडियो है। 1 घंटे में हमने पूरी जो बिहार की राज्य व्यवस्था है उसको देख ली, लिस्टिंग देख ली, राज्यपालों के नाम देख लिए। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी बिहार राज्य व्यवस्था से संबंधित जो थी, जो आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, जो बिहार में पीवाईक्यू में पूछे गए हैं या भविष्य में पूछे जाने की जिनकी संभावना है, उन सभी को हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके, अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, सब खैर।